ठीक है, तो अपन इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले थे बच्चे, तो मैंने बताया था अभी आपको टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले। इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसके बाद हमने बताया था आपको क्या पढ़ेंगे, इसके बाद एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे जिसमें 3 मॉडल आने वाला रहेगा, है ना। थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। उसके बाद पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और लास्ट में रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे क्या चीज़, आइसोटोप और आइसोबार। इस चैप्टर में अपन का इतना ही टॉपिक रहेगा। अगर मैं इस चैप्टर में बात किया अभी इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन में क्या बताया बच्चे, एटम क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, यानी किसी भी मैटर को आप तोड़ते हो तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा उसको नाम दे दिया गया एटम बोल दिया गया था। और एटम किसका बना होता है, तो एटम में 3 चीज़ें होती हैं मेनली पार्टिकल, जो कि अपन चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी एटॉमिक के ही पार्टिकल है सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसमें जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मास डिटरमाइन करता है, सेंटर न्यूक्लियस पे होने वाला है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है अलग अलग ऑर्बिट होता है, के एल एम एन ऐसे एनर्जी लेवल होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ठीक है, अब इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे अपन आगे, इंट्रोडक्शन था ये, है ना। तो हमारा अब नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है इस चैप्टर में। तो अपन डिस्कस करने वाले हैं बच्चे अभी क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बात करेंगे बच्चे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका बहुत ज़्यादा योगदान था इसमें, है ना। क्या नाम था, जे थॉमसन। जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और एक्सपेरिमेंट में क्या किया था डिस्कवरी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया। तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम पता है क्या किसी को, बताओ। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट का नाम, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट होने वाला है। अब बात करेंगे बच्चे एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था, सेटअप क्या था उनका, है ना। तो देखो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, पहले एक ट्यूब बनाना पड़ेगा, है ना। इसका क्या बनाना पड़ेगा आपको, एक ट्यूब में क्या करना पड़ेगा, ऊपर एक पंप लगाना पड़ेगा। उस पंप का नाम पता है किसी को, बोलो जी, उस पंप का नाम बताओ। ऊपर जो मैंने पंप लगाया इसका नाम बताओ दो कोई। यहाँ पे वैक्यूम पंप है। कौन सा पंप है ये, वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, अंदर के जो मौजूद एयर है, जो अवेलेबल एयर है, उसको बाहर निकाल देना है, अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है। बट क्या पूरा वैक्यूम क्रिएट किया गया यहाँ पे, नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर अंदर में प्रेजेंट रखना है, बहुत हल्का सा अमाउंट में, है ना, ताकि थोड़ा मीडियम का काम कर पाए, बस ऐसा। अब ये सेटअप अपना रेडियो का, एयर कम है इसमें क्या हो जाएगा बताओ जरा, वेरी लो प्रेशर। कितना प्रेशर होता है, बोलो बोलो कितना, अमाउंट पता है किसको, 10⁻³ mm ऑफ Hg, है ना, वो भी बताया था आपको मेन क्लास में। चलो ठीक, उससे मतलब नहीं है आपको, 9th क्लास में बस इतना याद रखना है कि वेरी लो प्रेशर अंदर में रहता है। अब बेटा इसमें हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, समझा रहा, क्या लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। इलेक्ट्रोड पता है किसको बोलते हैं, जिसमें अपन बैटरी जोड़ देते हैं। अगर निगेटिव टर्मिनल जोड़ोगे उसको कैथोड बोलते हैं, और बैटरी का जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ोगे उसको एनोड बोलते हैं। तो ये वाला जो अपना है, ये जो लिया हमने इलेक्ट्रोड, इसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दो, तो यानी इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, इसका नाम हो जाएगा आपका कैथोड। क्या नाम हो जाएगा इसका, कैथोड। उधर जो मेरे पास एनोड होने वाला है, एनोड में बीच बीच में पोरस रहेगा। पोरस रहने के लिए क्या करना है अपन को, पोरस उसको बोलते हैं परफोरेटेड एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परफोरेटेड एनोड। मेरे पास एनोड तो है बट उसमें बीच बीच में क्या है, छेद है, उसको बोलते हैं परफोरेटेड। क्या बोलते हैं उसको, परफोरेटेड एनोड। इसका नाम है क्या, परफोरेटेड एनोड। क्लियर है बच्चे यहाँ तक। अब परफोरेटेड एनोड क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि इससे जो बैटरी जुड़ा हुआ है, बैटरी का कौन सा टर्मिनल जुड़ा रहेगा बताओ जरा, बैटरी का कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। मैंने यहाँ बहुत सारा बैटरी इसमें क्या कर दिया, सीरीज में ऐसे जोड़ दिया। ऐसा क्यों जोड़ा मास्टर साहब, आपने बताओ जरा बच्चे, ऐसा क्यों जोड़ा हमने, अलग अलग बैटरी को क्यों जोड़ दिया, बहुत सारा बैटरी को क्यों जोड़ दिया यहाँ पे, कोई बता सकता है, हाई वोल्टेज के लिए। हमें यहाँ काम है बेटा, यहाँ पे आयोनाइजेशन करवाना है। यहाँ पे हमको इससे, इस जो मटेरियल जिससे बना है, किससे बना है, मेटल से बना है। तो मेटल किसका एटम होगा इसमें,
तो हमें इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज देना है कि एटम टूट जाए, इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, ऐसे ऐसे बाहर निकले। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कब होगा, जब हम क्या रखेंगे यहाँ पे, वेरी वेरी हाई, वेरी हाई वोल्टेज, है ना, वेरी हाई वोल्टेज लेंगे यहाँ पे, है ना, 10,000 वोल्ट लेते हैं अपन, है ना। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, सबको आ रहा है अच्छे से समझ में? कोई डाउट है किसी को बच्चे? नहीं है, वेरी गुड। डाउट रहेगा पूछना तुरंत, है ना। तो वेरी हाई वोल्टेज लिया हमने, वेरी लो प्रेशर लिया, और क्या लिया साथ में, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। इसका नाम क्या था बच्चे? इसका नाम था वैक्यूम पंप। इसका नाम बताया था मैंने, वैक्यूम पंप के बारे में। ठीक है, एक चीज सेटअप में और करना बाकी रह गया, ये पीछे साइड जो है ना, ये पीछे साइड है, किसके पीछे साइड, परफोरेटेड एनोड के पीछे साइड हमने एक कोटिंग कर दिया जिंक सल्फाइड का, ZnS का। और ZnS होता क्या है बताओ जरा सा? फ्लोरोसेंस होता है। फ्लोरोसेंस के बारे में पता है आप लोग को? जब उसमें कोई एनर्जी पड़ता है ना तो ग्लो करता है, चमकता है ऐसे, है ना, फ्लोरोसेंस बोलते हैं उसको। तो हमने फ्लोरोसेंट लगा दिया पीछे, फ्लोरोसेंस की सब फॉर्मूला होता है जिंक सल्फाइड ZnS, उसका लेयर लगा दिया। हमारा सेटअप यहाँ पे हो गया मस्त यार। अब ना, अब यहाँ पे देखो, चाहो तो यहाँ पे बीच में लगा सकते थे क्या चीज़, स्विच लगा सकते थे, है ना। करंट यहाँ हमेशा ऑन ना हो तुरंत, यानी इसके बीच में स्विच लगा, अभी स्विच ऑफ है, डॉट नहीं तो स्विच क्या है, ऑफ है। अब ये सेटअप पूरा तैयार है मेरा। अब जिस इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करने के लिए आप रेडी हो, अब देखो जैसे ही यहाँ पे आप डॉट लगाते हो, यानी स्विच क्या करते हो, ऑन करते हो, तो इन निगेटिव टर्मिनल से क्या ऐसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। हमें अभी भी नहीं पता था इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता था कि वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से फ्लो होता है ना। तो बाद में डिस्कवरी होगा, वही इलेक्ट्रॉन बताया गया कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन ही था, है ना। इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा था। अब हाई वोल्टेज होने की वजह से ये एटम में जैसी उधर से एनर्जी ज़्यादा मिला, जैसी उधर से इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़्यादा मिला मेरे को, इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, वो जंप मार के बाहर चला गया। अभी जंप मार के बाहर गया बेटा लोग, तो एक कैसा हुआ, ये आगे ऐसे ऐसे मूव करने लगा, ये आगे ऐसे ऐसे मूव करने लगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसी का बाद में नाम दे दिया गया क्या, इलेक्ट्रॉन ही आगे मूव हो रहा था, लेकिन मुझे भी पता नहीं था क्या था। इस रे को हमने क्या बोला उस टाइम, चूंकि कहाँ से निकल रहा है, कैथोड से निकल रहा, इसलिए इस रे का नाम क्या पड़ गया बताओ बेटे, कैथोड रे बोल दिया गया उस टाइम। अब कैथोड रे एटम कैसा होता है बताओ जरा सा, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी न के बराबर होता है। तो क्या ये रे दिखेगा आपको? नहीं दिखे। ये रे जो था इनविजिबल था, ये दिखता ही नहीं था उस समय, नहीं दिख रहा था मेरे कुछ भी। बट जैसे ही यहाँ ऑन किया हमने, यहाँ ग्लो होना शुरू हो गया। बीच का कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे, लेकिन जैसे ही हमने स्विच ऑन किया ये ग्लो होना स्टार्ट हो गया। करंट थोड़ा सा और बढ़ाया और ग्लो हो गया, करंट थोड़ा सा कम किया, ग्लो होना और कम हो गया। मतलब यहाँ कुछ ना कुछ तो आ रहा है। अच्छा, परफोरेटेड क्यों रखा था हमने, रीजन बता दो? ताकि ये रे इधर से इधर पास हो पाए। पूरा सेटअप कर लिया, बीच में दरवाजा बंद कर दो, भैया ये इलेक्ट्रॉन कैसे अंदर आ पाएगा? समझ में आ रहा? तो ये दरवाजा खोल के रखना था कि इलेक्ट्रॉन अंदर आ पाए, यहाँ ग्लो करवा पाए, राइट। इसलिए हमने लिया परफोरेटेड एनोड लिया था, एक ग्लो हुआ, मतलब पूछे पता चला कुछ तो कुछ उधर से भाई साहब आ रहा। कौन आ रहा? तो सामने एक भेजा गया, साइंटिस्ट लोग भेजा, पंखा को लगा दिया बीच में, पंखा बता गया कि इसके बारे में क्या क्या खूबी है। यहाँ स्मॉल व्हील लगा दिया गया बेटे, है ना, यहाँ पे स्मॉल ऐसे पंखा लगा दिया गया। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे स्मॉल व्हील लगा दिया गया। अब देखा गया कि यार जैसे ही स्विच ऑन किया गया था, ये पंखा ऐसे रोटेट होने लगा, ये पंखा ऐसे रोटेट होने लगा। अब बताओ कि पंखा रोटेट, बीच में वायर तो नहीं जोड़ा गया है ना इसमें, बट गोल गोल घूमने कैसे लगा? इसमें कोई चीज टकरा रहा होगा। अब भाई साहब ऐसे है ना, देखिए वो पहाड़ के ऊपर लगा होता है ना हवा वाला, वो हवा टकराता है, ऐसा क्या होता है, वो घूमता है। तो मतलब उसमें कुछ तो कुछ क्या हो रहा, टकरा रहा है। अगर तुम टकराओ, इनविजिबल रहो, बिल्कुल मास जीरो है, बिल्कुल कुछ नहीं है तुम्हारे पास, टकराओ तो पता चलेगा तुमको कुछ किसी से टकराए हो? नहीं पता चलेगा। मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा क्या है, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, तभी तो उसको घुमा पा रहा है आगे वाले को। तो हम अब नेक्स्ट चीज, हमारा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, यही इलेक्ट्रॉन था। तो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसी का प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे के बारे में। तो हमारा टॉपिक जो होने वाला है बच्चे, अभी आगे बात करने वाले हैं हम लोग, मेनली क्या चीज, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे के बारे में बात होने वाली है। तो हमने फर्स्ट चीज बताया क्या कि इसके पास क्या है,
इट हैव क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी। फिजिक्स में पढ़े हो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। तो मोशन की वजह से अगर काइनेटिक, अब देखो मैं अभी ये हाथ को ऐसे धीरे 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 ला रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है इस हाथ में, बहुत कम। चोट लगा इस हाथ को, नहीं ऐसे तेजी, मेरे को भी लग गया चोट है ना, मतलब ये तेजी से ऐसे आया तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या था, ज्यादा था। जितना तेजी से आएगा उतना ज्यादा इस पर इफेक्ट पड़ने वाला है। इसमें काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा, यानी जितना धीरे धीरे आ रहा है काइनेटिक एनर्जी कम, ज्यादा आ गया तो काइनेटिक एनर्जी इसमें ज्यादा। तो चूंकि आगे वाले को पंखा है मान लो, ये आके टकरा रहा है, अब इसको घुमाना है, यानी इसको जोर से टकराना पड़ेगा, यानी इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। तो मुझे एक पॉइंट समझ में आया, आपको समझ में आया क्या, कि इलेक्ट्रॉन हैव क्या, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा पॉइंट बात क्या गया बेटा इसके बारे में, कि देखा गया, अच्छा हमने यहाँ जैसे ही पंखा लगाया तो यह पंखा का शैडो बन गया। पंखा का शैडो बन गया मतलब भाई साहब यहाँ पे ग्लो ही नहीं हुआ, उसके बाकी पोर्शन में ग्लो हुआ, लेकिन पंखे के जो शैडो बन रहा था वहां पे ग्लो कुछ हो ही नहीं रहा था। इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल आ रहा है इधर से स्ट्रेट आ रहा है। ये बात मानते हो क्या, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तुम लोग एकदम राम बन के ऐसे तीर धनुष चलाओ, तीर चलाओ, और मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो मेरे जो पीछे वाला जो पोर्शन होगा, जहां जहां ये मुंडी हाथ ऐसे, तो वहां पे क्या पीछे तीर लगेगा क्या, नहीं, तीर कहाँ लग जाएगा, मेरे बॉडी में लगेगा। तो पीछे क्या लगेगा, बाकी पोर्शन पूरा तीर तीर रहेगा, लेकिन जैसा मैं हूं अभी खड़ा वैसा मेरे पीछे बैकग्राउंड में वहां पे तीर नहीं लगेगा, यानी मेरा शैडो बन गया पीछे। तो ऐसा कब बना, जब वो तुम स्ट्रेट मार रहे थे, बट ये भाई साहब टेढ़ा मार रहा था, तुम ऐसे मारे, स्ट्रेट आया ऐसे और ऐसे घुमा के ऐसे जाकर तीर लग गया पीछे। तो मेरे पीछे शैडो कब नहीं बनेगा, जब तुम्हारा तीर पीछे कब जा पाएगा, जब घूम के आएगा ऐसे, घूम के कब आएगा, जब तुम टेढ़ा आओगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, शैडो बन रहा था। शैडो बनने का मतलब क्या है, तुम सीधा ही आ रहे थे, तभी ना मैं रोक लिया तुमको भाई साहब। पंखा जो है उतने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रोक लिया जो उससे टकरा रहा था, बाकी इलेक्ट्रॉन को आगे जाने दिया, आसपास वाले को जाने दिया। मतलब इसका मतलब सेकेंड पॉइंट मुझे पता चला, अच्छा जी तुम कैसा मूव कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। कैसे पता चला मुझे, है ना, शैडो फॉर्मेशन हो रहा था। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ आपको, है ना, समझ में आ रहा, आपको तो नोट्स दे दिया आपने, किताब है ना मिला हुआ है ना वो, तो उसमें सारा नोट्स अच्छे से लिखा हुआ है। और बताओ जरा कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में बात करो। तीसरा प्रॉपर्टी होता है क्या, बोलो, किसी को आइडिया है? यस, इसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, इट हैव नेगेटिव चार्ज। कैसे पता मास्टर साहब, तो किसके तरफ भागा जा रहा है, पॉजिटिव तरफ क्यों जा रहा है, देख लो यहाँ पे, एक इधर जा रहा था नेगेटिव था, एक कौन सा चार्ज था, एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, यानी ये वाला कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन आएगा बताओ जरा सा, नेगेटिव, क्योंकि मुझे चीज पता है ना चार्ज का लॉ, कि सेम चार्जेज रिपेल इच अदर एंड अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट। चूंकि अपोजिट अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब भाई साहब ये क्या है, अपोजिट चार्जेज, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो आने वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मुझे पता चल गया मुझे यहाँ से कि थे नेगेटिव चार्जेज। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि क्या हो रहा था, है ना, या अट्रैक्ट बोल दो या फिर टुवार्ड्स बोल दो, किधर की तरफ जा रहा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है ना। तो डायरेक्ट मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, अट्रैक्ट टू पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको नाम दिया गया था क्या, एनोड नाम दिया गया था। और प्रॉपर्टी बता सकते हो बच्चे आप, है ना, और कोई बताओ जरा सा। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड एक और फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, इट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ रहा, मतलब भाई साहब क्या हुआ, हमने यहाँ पे लगाया भाई साहब ऐसे, क्या ऐसे लगा दिया, क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लगा दिया ये मैग्नेट लगा दिया, ऐसे क्या लगा दिया यहाँ पे मैग्नेट, नीचे भी क्या लगा दिया मैग्नेट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन जो सीधा जा रहा था अब ये ऐसे आने लगा, कि इधर आने लगा ये मैग्नेट की तरफ। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाए हो, अगर ये माइनस चार्ज है प्लस चार्ज, तो ये माइनस वाला था तो इधर प्लस चार्ज की तरफ वाला में ऐसे आ जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाया तो प्लस टर्मिनल जो रहेगा इधर की तरफ टुवार्ड्स की तरफ मुड़ जाएगा।
तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इट डिफ्लेक्ट्स। हमने पूरा यहाँ क्या बात किया, कैथोड रे का उसका प्रॉपर्टी के बारे में। तो क्या क्या बात किया बच्चे, ये निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव चार्ज होता है, स्टेट मूव करता है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है और ये डिफ्लेक्ट हो जाता है किधर की तरफ। हेलो, क्लियर है बच्चे यहाँ तक। तो हमने बात कर रहा था यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट हो गया, डिस्कवरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, इसका प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लिया। अब थोड़ा बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ साइंटिस्ट लोग थे ना, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया है ना। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मुझे चार्ज अपॉन मास का रेशियो पता चला है ना, और चार्ज मुझे पहले से पता था, तो उस बेसिस पे हमें मास भी पता चल गया। तो मैं यहाँ से बता पाऊंगा चार्ज कितना था। चार्ज कैसे पता भाई साहब, कितना लगाए हो चार्ज, उसके बेसिस पे हमें चार्ज भी पता है इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो मुझे अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखना रहेगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखना रहेगा, फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन, तो जरा बता दो खटाखट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब, है ना। कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ द चार्ज, ये चार्ज। अगर प्रोटॉन की बात करेंगे बच्चे यहाँ पे प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा ये चीज, बस चार्ज सेम। बोलो बाबू। हाँ, ESU होता है एक CGS सिस्टम, अलग अलग यूनिट में MK सिस्टम में कूलम्ब होता है, और CGS यूनिट में ESU होता है। चार्ज का दोनों यूनिट होता है। ESU कब लेना है आपको, जब आपके पास CGS यूनिट चलेगा, है ना। और MKS सिस्टम में अपन लेते हैं क्या, कूलम्बिक चार्ज लेते हैं, कूलम्ब लेते हैं, ठीक है। ये होता है चार्ज कूलम्ब में। अब 1 यूनिट चार्ज के बराबर इतना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। अगर बात करेंगे बच्चे यहाँ पे E अपॉन मास रेशियो की वजह से हमने यहाँ निकाल पाया क्या चीज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी कितना होता है बताओ जरा सा, 10 के पावर -31 kg होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में मास पता होना चाहिए आपको, चार्ज पता होना चाहिए, दो चीजें। तो इलेक्ट्रॉन के कहाँ था कहाँ नहीं, पूरा क्लियर है क्या सारे बच्चों को, कोई डाउट है किसी को जी? हाँ जी, और बताइए कुछ, आगे बढ़े। ये वेरी गुड। हम बात करेंगे बच्चे, अब डिस्कवरी करेंगे किसका, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। किसने किया था डिस्कवरी, डिस्कवरी बाय E गोल्ड स्टीन, है ना। कौन सा एक्सपेरिमेंट, एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट या फिर कैनाल रे ट्यूब, यही था ना, बोलो जी। एक्सपेरिमेंट सर जी ये क्या था, तो ये थोड़ा सा नहीं, मैक्सिमम चीज है उसके उल्टा दिखेगा आपको। मतलब जैसी डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन का, बाकी साइंटिस्ट अरे अरे मैं भी प्राइज जीतूंगा, नोबेल प्राइज, तो मैं भी लग गया उसी में। अच्छा तुम क्या परफोरेटेड क्या लिए थे, परफोरेटेड एनोड लिए थे, नहीं कैथोड लिए थे, नहीं तो एनोड लिया था। तो इन्होंने क्या किया, परफोरेटेड कैथोड लिया। तुम अच्छा हाई वोल्टेज लिया था क्या, तो ये लो वोल्टेज लिया, तो काम ही नहीं चला। तो तीसरा पर्सन आता है वो भी हाई वोल्टेज रखता है। तो अच्छा तुमने प्रेशर कैसा लिया था भाई, अच्छा लो प्रेशर, हमने लो प्रेशर लिया, काम ही नहीं चला। अब चौथा पर्सन आया, बोला चलो पे काम नहीं चला, चलो मैं हाई लेता हूँ, तो हाई प्रेशर लिया। प्रेशर मतलब थोड़ा सा बढ़ाया उन्होंने, पूरा हाई नहीं लिया, थोड़ा सा बढ़ाया, है ना। तो जो कंडीशन, फाइनल कंडीशन जो मिला, किनको मिला, E गोल्ड स्टीन को मिला। और कंडीशन क्या था देख लो, यहाँ पे लिया सेम चीज, डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था, उसमें वही वैक्यूम पंप लगाया गया ऐसे, और वहाँ पे भी ऐसे ट्यूब बंद किया गया, है ना बच्चे। और ट्यूब में क्या लिया गया, दो लिया गया, क्या, एनोड और कैथोड। अभी कैथोड वैसे ही रहेगा जैसा था वैसा ही, लेकिन अब कैथोड क्या कर देंगे अपन, परफोरेटेड कर देंगे। कैथोड जो रहेगा हमारा परफोरेटेड कैथोड रहने वाला, समझ में आ रहा है क्या। कैथोड को इस बात परफोरेटेड कर दिया और एनोड को डायरेक्ट कर दिया। ये अपने पास क्या है, एनोड है, और ये वाला क्या है, परफोरेटेड कैथोड है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब इसको हमने क्या कर दिया, बैटरी से ऐसे जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया बैटरी बताओ, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, बहुत हाई वोल्टेज ले लिया गया। बीच में चाहो तो स्विच लगा सकते हो, भी स्विच ऑफ रखो। अब बताओ जिंक ZnS किधर होना चाहिए, बालिका आप बताइए। ZnS जिंक सल्फाइड यानी फ्लोरोसेंस किधर होना चाहिए, इधर या इधर, इधर, वेरी गुड। तो अभी ZnS बेटा लोग यहाँ पे अब
जिंक सल्फाइड कोटिंग इस बार इधर किया गया। समझ में आ रहा? अभी जो प्रेशर था नोट लो प्रेशर है ना, ये लो प्रेशर नहीं है। क्या क्या लिखोगे यहाँ पे? चाहो तो हाई प्रेशर लिख सकते, लेकिन हाई प्रेशर बिना 10⁻⁻1 था, 10⁻⁻1 mmHg हाई प्रेशर है ना। अब ऐसा नहीं कि प्रेशर बढ़ा दिया गया बहुत ज्यादा, नहीं, पहले कंपेयर में प्रेशर को थोड़ा सा ज्यादा रखा गया, 10⁻⁻1 mmHg। पहले 10⁻³ था, अब 10⁻⁻1 कर दिया गया है ना। अभी भी क्या है यहाँ पे? हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है। समझ में आ रहा है कि हाई वोल्टेज लिया गया। और कुछ किया गया सर? अभी इसमें नहीं किया गया। अब स्विच ऑन करना है अपन को। अब बेटा जैसे यहाँ पे स्विच ऑन करोगे, जैसे ही इसमें स्विच ऑन करोगे बत्ती जैसी जलेगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? अभी भी इलेक्ट्रॉन वैसे ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन अभी भी ऐसे ही जाएगा, इसमें टकराएगा इलेक्ट्रॉन, अभी भी क्या निकलेगा यहाँ से? अच्छा सुनना एक चीज और, अभी देखो इसमें जो है कौन सा गैस रखा गया प्रोटॉन का डिस्कवरी के लिए? यहाँ पे कौन सा गैस रखेंगे अपन? हाइड्रोजन गैस। दूसरा गैस भी रख सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन गैस में क्या मिलेगा आपको? प्रोटॉन मिलने वाला। अभी प्रेशर क्या है? वैक्यूम पंप था, वैक्यूम पंप था, तो प्रेशर को हमने क्या किया? थोड़ा सा बढ़ाया है, इसलिए हमें एयर पार्टिकल यहाँ पे दिखेगा। पहले एयर पार्टिकल पे हमें दिख नहीं रहा था। तो ये क्या है अभी अपन का? ये हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन गैस है। अब यहाँ पे क्या हुआ? जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आया इधर, यहाँ आने के बाद जैसे ही करंट ऑन किया हमने, तो यहाँ से क्या निकला बच्चे? यहाँ से पार्टिकल निकला। क्या निकला? पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जाकर क्या हुआ? टकरा गया। किससे टकरा गया? हाइड्रोजन एटम से। तो जो टकराया इसको मैं जूम करके आपको यहाँ पे बगल में दिखाना चाहता हूँ। तो ये हाइड्रोजन एटम जो होता है, हाइड्रोजन एटम के पास कितना प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन उसमें 0 होता है। तो अभी इसमें पास एक प्रोटॉन बीच में था और एक इलेक्ट्रॉन बाहर था। जैसे ही इसको बाहर से एनर्जी मिला, जैसे बाहर से एनर्जी मिला ना, जो टकराया ऐसे, तो इसका खुद का जो इलेक्ट्रॉन था क्या हुआ? जंप मार के बाहर चला गया, तो अपना इलेक्ट्रॉन को खो दिया है। अब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो H पे क्या हो गया बताओ? H+ चार्ज बन गया, उसको कैटायन बोलते हैं। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, यानी कैटायन बन गया है। अब H+ हमारे पास जितना भी यहाँ पे दिख रहा है सबका सब क्या है? सबके सब क्या है बताओ? H+। सबके सब क्या है? H+। तो ये भी H+, ये भी H+, यहाँ भी H+, यहाँ भी H+। अब जितना भी गैस था सबसे इलेक्ट्रॉन आकर टकराते जा रहा, और जो जिससे जिससे टकराते जा रहा वो क्या बनते जा रहा? H+ बनता जा रहा। अब तुम बताओ मुझे, H+ किधर तरफ जाएगा? H+ किधर जाएगा? इधर जाएगा कि उधर जाएगा? उधर जाएगा। तो H+ के पास है क्या? ओनली है क्या? बचा क्या है इसके पास? ओनली क्या है? ओनली 1 प्रोटॉन है। यानी H+ बोलो या इसको प्रोटॉन बोलो, बात तो सेम ही है ना। H+ बोलो या इसको एक प्रोटॉन बोलो, तो डिस्कवरी हुआ तो H+ का है, लेकिन क्या बोलेंगे इसको? प्रोटॉन बोल देंगे। वही अगर दूसरा गैस लेते इसमें 2 प्रोटॉन होता, ज्यादा न्यूट्रॉन भी पाया जाता है इसके पास। दूसरा गैस क्यों नहीं लिया हमने? दूसरा गैस लेने पास प्रोटॉन के अलावा भी कुछ और भी चीज पाई जाती है इसमें, राइट। तो प्रोटॉन का डिस्कवरी करने के लिए हमें हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तो क्योंकि उसमें और तीसरा पार्टिकल कुछ और नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन को निकालो, जो बचेगा प्रोटॉन ही बचेगा। तो ये H+ किधर जाएगा? अब इधर जाएगा। क्या होगा? यहाँ ग्लो करेगा। अब H के पास कुछ ना कुछ तो मास है, बड़ा एटम है, तो क्या ये रे दिखेगा क्या आपको? ये रे दिखेगा क्या? दिखता है। तो कलर्ड रे आपको दिखता है। ये रे उधर जा रहा है, और ये रे जो होता है ये लग किधर से रहा? किधर से आ रहा? इधर से लग रहा है जाते हुए। तो इधर क्या था? एनोड था, इसीलिए इस रे का नाम पड़ गया क्या चीज? एनोड रे। लेकिन ये क्या एक्चुअली एनोड से निकल रहा है क्या? नहीं, लेकिन प्रतीत हो रहा है कि निकल किधर से रहा है? एनोड तरफ से आ रहा है। आ किधर से रहा? एनोड के साइड से आ रहा है, इसलिए नाम हो गया क्या इसका? एनोड रे नाम पड़ गया। और एनोड रे एक्चुअली अगर बात करेंगे प्रोटॉन एक्चुअली क्या है, तो प्रोटॉन इज नॉट क्या? प्रोटॉन मतलब क्या नहीं है? प्रोटॉन मतलब यहां से निकलता हुआ नहीं है। प्रोटॉन इज द गैसियस आयन। एक्चुअली ये है क्या? गैस का आयन है। तो ये जो प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं, तो प्रोटॉन इधर कोई यहाँ एनोड से निकला हुआ कोई पार्टिकल नहीं है। ये है क्या? ये है आपका गैसियस आयन, कलर्ड गैसियस आयन है। और बात करेंगे इसको कैनाल रे भी बोलते हैं। इसको कैनाल रे क्यों बोले? क्योंकि एक कैनाल के जैसा ट्यूब बना हुआ है ना, और इसी में रे अपन को दिख रहा है कैनाल में जाते हुए, इसलिए इसको बोलते हैं क्या चीज? और कैनाल
रे बोलते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट का नाम हो गया था कैनाल रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। समझ में आ रहा है क्या? इसको कैनाल रे बोलते हैं, एनोड रे बोलते हैं। जो जार एक्चुअली है क्या, वो गैसियस आयन है। समझ में आ रहा है? अब बना कैसे? वो बीच में जो हाइड्रोजन गैस था उसमें इलेक्ट्रॉन आकर टकराया ऐसे, उसका अपना खुद का इलेक्ट्रॉन बाहर जंप हो गया और वो हाइड्रोजन एटम बन गया क्या चीज, H+ बन गया। और H+ किधर की तरफ जाएगा, किधर तरफ जाएगा, उधर की तरफ जाएगा। उधर क्या है, कैथोड की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा? तो इसका प्रॉपर्टी अगर बात करेंगे, इसका प्रॉपर्टी जो होता है बिल्कुल कैथोड रे के जैसा ही होता है। प्रॉपर्टी ऑफ क्या, एनोड रे। अगर बात करेंगे बेटा यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ कौन सा रे, एनोड रे की बात करेंगे हम। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे में सबसे पहले तो आएगा पॉजिटिव चार्ज। पहला क्या आएगा, इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों भाई साहब, क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है। अट्रैक्ट टू किधर की तरफ जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है। एक कैथोड की तरफ, इसलिए उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या एक कौन सा एटम है, दूसरा अगर पॉइंट लिखेंगे, इट इज गैसियस एटम, इसी इट इज गैसियस आयन। कौन सा गैस है, देखो इस गैटिस है। तो तीसरा पॉइंट लिखोगे, इन केस ऑफ कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस इट इज नोन एज क्या चीज है ना, वो प्रोटॉन ही बोलेंगे इसको ना। इट इज नोन एज क्या, इसका नाम पड़ गया, इसका नाम प्रोटॉन नाम पड़ गया था। समझ में आ रहा? चौथा पॉइंट अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इट हैव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या किया गया, बीच में पंखा लगा दो पता चल जाएगा। पांचवा पॉइंट अगर बात करेंगे तो और क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सीधी जाता है ना। कैसा मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। कैसे पता चला सर, क्योंकि ये शैडो बन गया था पीछे, है ना, जो भी पंखा कर रखा था उसका शैडो बन गया था। छठा पॉइंट बात करोगे क्या हो जाएगा, इट डिफ्लेक्ट्स किस फील्ड में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। समझ में आ रहा है बच्चे? तो डिफ्लेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाता है। समझ में आ रहा, लिख लो आप लोग, है ना, क्लियर है यहाँ तक। हम आगे बढ़े, चलो। तो ये था आपका प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे के बारे में। अब बात करेंगे बच्चे प्रोटॉन के बारे में। अगर मास और इसका क्या, प्रोटॉन का क्या बात करेंगे, मास और चार्ज के बारे में, है ना। देखो चार्ज ऑफ, अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो क्या होने वाला है बताओ जरा सा। वो माइनस में था ये वाला, प्लस में चार्ज वही रहेगा। कितना, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यानी देखो एटम कैसा होने वाला है, न्यूट्रल। अगर जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन रहेगा तो एटम क्या रहेगा, न्यूट्रल। क्योंकि हमारे पास -5 चार्ज, तुम्हारे पास +5 चार्ज, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो एटम के पास आगे बढ़ेंगे अपन मॉडल में कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। अब जितना माइनस चार्ज उतना ही प्लस चार्ज है, दोनों सेम से मैग्नीट्यूड हो गया तो एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो चार्ज पता चल गया। अच्छा मास की बात करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बताओ जरा सा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना, 1.67 इंटू 10⁻24 क्या ग्राम, 27 लोगे तो केजी। अच्छा अगर न्यूट्रॉन का मास की बात करेंगे ना, अगर एक चीज और बात कर लूं मैं थोड़ा सा, है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो देखो कहां पे डिफरेंस आ रहा है, ओनली यहाँ पे 3 था, ये 5 है, तो कितना डिफरेंस हो गया, 0.002। इतना का डिफरेंस होता है, वो भी ग्राम में। समझ में आ रहा, देखो कितना कम है। इसलिए हम एक्चुअली क्या बोल देते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर मैं बोल देता हूं। समझ में आ रहा है बच्चे। हमने यहाँ क्या डिस्कस किया आपसे, बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कैथोड रे के बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। अब किसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, डिस्कस। क्लियर है यहाँ तक, किसी कुछ डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है, बोलो हीरो। सब कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा, वेरी गुड। तो हम बात करेंगे बच्चे अब आगे, है ना, कौन सा टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में अगर बात करेंगे, है ना,
तो मेरे पास कुछ लाइटर एलिमेंट रहेगा, है ना, मेरे पास कुछ लाइटर एलिमेंट, जैसे कि क्या था भाई उसमें, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, है ना। अच्छा, किसने खोजा था ये बताओ जरा सा। जेम्स चैडविक, है ना, इसको जे चैडविक भी लिखा जाता है। जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी किया था, है ना। यहाँ से क्या किया था इन्होंने बेटा, एक सोर्स लिया, अल्फा रे का सोर्स लिया। ये मान लो अल्फा रे है ना, क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा रे। अल्फा सोर्स ऑफ अल्फा रे, जिससे यहाँ कुछ भी हो सकता है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। यहाँ मान लो हमने ले लिया पोलोनियम, पोलोनियम ले लिया, फ्रेंसियम ले सकते हो, यूरेनियम ले सकते हो। ये सबसे क्या होता है, अल्फा रे। रेडियम ले सकते हो, है ना, अल्फा रे निकलता है। अल्फा रे एक्चुअली होता क्या है, अल्फा रे अगर मैं बोलूँ अल्फा रे क्या है मास्टर साहब, बता पाओगे तुम लोग। हीलियम आयन का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। समझ में आ रहा। हीलियम जो होता है एक्चुअली, हीलियम में होता है एटॉमिक नंबर 2, मास होता है 4। मतलब भाई साहब इसमें अंदर में 2 प्रोटॉन होने वाला है, 2 न्यूट्रॉन होने वाला है, और बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन होने वाला है। तो इसका इलेक्ट्रॉन को तुम उड़न छू करवा दो, इलेक्ट्रॉन को जो है बोलो बेटा तुम जाओ बाहर घूम के आओ। तो जो अंदर में बच गया, ये वाला जो बच गया, इसको क्या बोल दिया गया, अल्फा रे बोल दिया गया। अल्फा रे मतलब कितना प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। तो चार्ज क्या रहेगा इसका, चार्ज अगर बात करेंगे तो चार्ज हो गया +2। अगर मास बात करेंगे तो मास तो दोनों का सम हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4 AMU। तो ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज +2 हो और मास 4 AMU हो, उसको बोलते हैं क्या, अल्फा रे बोलते हैं। यानी अल्फा रे यहाँ से निकलता है बेटा साहब, है ना। अब अल्फा रे जब निकलता, अल्फा रे को हम क्या किए, यहाँ से अल्फा रे ऐसे 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 निकल रहा है पूरा, समझ में आ रहा है क्या। एक कौन सा रे निकल रहा है, ऐसे अल्फा रे निकल रहा है। इस रे का नाम क्या है, अल्फा रे नाम है। इस अल्फा रे को हम मार दिए, किसमें मार दिए भाई साहब, एक बेरिलियम में मार दो, बोरोन में मार दो, लिथियम में मार दो, है ना, बम्बार्डेड विथ लाइटर एलिमेंट। अभी अल्फा रे को हमने यहाँ एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट का मैंने नाम मान लो हमने ले लिया बोरोन, BORON, बोरोन। हल्का एलिमेंट में मारेंगे, तो जैसे ही बोरोन में मारा हमने, तो यहाँ क्या हुआ, एक नया टाइप का रे निकला। यहाँ से एक नया टाइप का रे निकलने को देखने को मिला मुझे। इसी का नाम क्या था, न्यूट्रॉन था। इसी का नाम क्या था, न्यूट्रॉन नाम पड़ गया। तो न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया कि इसका जो होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्स बराबर किसके था, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर था। और एक ऐसा था, न्यूट्रल था, चार्ज में कैसा था, न्यूट्रल था। तो न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कवरी हो गया मुझे। न्यूट्रॉन डिस्कवरी कैसे हुआ, हमने लिया सोर्स ऑफ अल्फा रे, उसको मार दिया एक लाइटर एलिमेंट में। लाइटर एलिमेंट से एक नया टकराने के बाद अल्फा रे जैसे उसमें टकराया, एक नया टाइप का रे वहां से निकला। उस नया टाइप का रे का नाम पड़ गया था क्या, न्यूट्रॉन नाम दे दिया हमने, जिसका मास बराबर था किसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर, और जिसका चार्ज होता था 0, यानी कि उसको बोलते हैं क्या, न्यूट्रल बोला गया। समझ में आ रहा। ये चीज हमने डिस्कवरी किया किसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। क्लियर है क्या। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी के बारे में। क्लियर है। उसके मास के बारे में, चार्ज के बारे में बात कर लिया हमने। अब आएंगे नया नया साइंटिस्ट। समझ में आ रहा। नया नया साइंटिस्ट काम क्या रहेगा, काम क्या रहेगा, मॉडल देना। हमने अब नया टॉपिक पढ़ने जाएंगे बच्चे, जिसका नाम क्या रहेगा, एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम होने वाला है। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था अभी एटॉमिक मॉडल अपन को अभी पढ़ना है। ठीक है। तो एटॉमिक मॉडल के बारे में जो यहाँ पे 9th क्लास की जो सिलेबस में पढ़ना है, आपके पास 3 मॉडल आने वाला है। कौन कौन सा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर का एटॉमिक मॉडल। समझ में आ रहा है क्या। अब तो देखो चला, हम फर्स्ट बात करेंगे कौन सा मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसका और नाम क्या होता था, वाटर मेलन, या फिर और नाम क्या होता था, प्लम पुडिंग, है ना, ये होता था ना, वाटर
मेलन मॉडल, या इसका और नाम पड़ गया था मॉडल, है ना। सब ठीक है, अलग अलग नाम पड़ा, होता क्या एक्चुअली देखो यहाँ पे। एक्चुअली क्या बताया गया भाई साहब, इसमें बताया गया कि हमारा जैसा वाटरमेलन होता है ना, उस तरह से हमारा एटम है ना। समझ में आ रहा है एटम कैसा, उस तरह के है। अब एटम में जैसे वाटरमेलन में पूरा रेडिश पार्ट जो होता है, इसमें पूरा जो रेड वाला पार्ट होता है, समझ में, ये पूरा रेड वाला पार्ट है ऐसे। ये कौन सा पार्ट है, ये प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन से भरा है। किसके भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा प्रोटॉन है। पूरा रेड पार्ट क्या बना दिया हमने, प्रोटॉन बना दिया। ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज जो होता है पूरे में फैला हुआ है, यानी ये रेडिश पार्ट का नाम हम दे देंगे बच्चे यहाँ पे, इसको नाम दे देंगे प्रोटॉन। क्या नाम दे देंगे, प्रोटॉन। और बताया गया कि इसमें जैसे तरबूज में जैसे दाना होता है ना, ब्लैक ब्लैक इम्बेडेड होता है उसमें, उसी तरह से यहाँ ब्लैक ब्लैक क्या है, दाना जो है, इसका नाम क्या पड़ गया बाद में, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, इसी को इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें इम्बेडेड होता है। मास्टर साहब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चे, इम्बेडेड होता है। समझ में आ रहा है क्या। तो निगेटिव चार्ज को ही नाम क्या दे दिया गया बाद में, इलेक्ट्रॉन, है ना। ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, इम्बेडेड होता है। समझ में आ रहा है क्या। तो यही मॉडल था इनका। हमारा वाटरमेलन जैसा एटम है, उसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है, उसमें निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उसमें पूरा क्या है, इम्बेडेड है। उसमें न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, है ना, इसलिए न्यूट्रॉन के बारे में इन्होंने बात नहीं की। इन्होंने एक पॉइंट सही बताया, क्या बताया, कि नंबर एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। इन्होंने एक पॉइंट बता दिया बहुत अच्छा कि एटम जो था इज न्यूट्रल था। ये इनका पॉइंट सही हो गया, बाकी सब गलत हुआ। मैं लिख नहीं रहा हूँ ये सब चीज़ों को कि एटम इज द वाटरमेलन शेप एंड ना पॉजिटिव चार्ज है ना पूरा सराउंडिंग में भरा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन इज द इम्बेडेड, ये सब लिख नहीं रहा हूँ मैं। समझ में आ गया तीनों पॉइंट। वाटरमेलन जैसा एटम, पॉजिटिव चार्ज पूरा में फैला हुआ है, और निगेटिव चार्ज इसमें इम्बेडेड है। वो तीनों पॉइंट हो गया इनका जो बताया इन्होंने। और क्या बताया उसके अलावा, एटम बताया न्यूट्रल। न्यूट्रल बोलने का मतलब कब न्यूट्रल हो सकता है, जितना क्या रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्होंने ऐसा बताया। और एक पॉइंट क्या था इनका, सही पॉइंट था। समझ में आ रहा है बच्चे, ये चीज है ना। तो यही था आपका एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। समझ में आ रहा है, देख लो जरा एक बार, कुछ लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग, है ना। आगे बात करें सेकेंड मॉडल के बारे में। चलो सेकेंड मॉडल आता है बच्चे हमारा, है ना। कौन सा मॉडल, रदरफोर्ड का क्या चीज, एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का क्या, एटॉमिक मॉडल आने वाला है बच्चे, है ना। रदरफोर्ड का क्या आने वाला है, एटॉमिक मॉडल आने वाला है ना। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था, ये सोना पे काम करते हैं, गोल्ड का फॉइल लेते हैं। गोल्ड का फॉइल जानते हो क्या होता है, गोल्ड का एकदम पतला सा लेयर, जिसे मिठाई के ऊपर चिपका होता है ना, वो एकदम पतला सा चांदी का लेयर, है ना। उसी तरह से गोल्ड का इन्होंने लेयर लिया। अच्छा गोल्ड का लेयर ही क्यों लिया, जरा बता सकते हो कोई। यस, एक प्रूफ, हाँ बोलो। 1000 एटमॉस्फेयर को काम क्या है यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी होता है बेटा मेटल के बारे में, मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी इन विच मेटल हैमर्ड जब करोगे, मेटल को जब हथौड़ा से मारोगे या उसको फोर्स अप्लाई करोगे उस पर, एक थीन शीट में चेंज हो जाता है। पतला सा थीन शीट में चेंज करने को प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबल। तो गोल्ड इज द गुड मेलिएबल सब्सटेंस, बहुत अच्छा मेलिएबल। हमको पतला करना है उसको, इतना पतला करना है कि एटम इधर से इधर पास भी हो सके। इलेक्ट्रॉन जो आएगा ना हमारे हीलियम अल्फा रे, उधर से उधर पार, ऐसा नहीं कि पीछे दरवाजा पूरा एकदम दीवार मोटा सा खड़ा कर दो, अब उधर से इलेक्ट्रॉन पास करो कि इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है क्या, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमको इतना पतला सा लेना है कि सिंगल एटम के लेयर टाइप का बन जाए। जैसे हमारा ब्लड का जो इपिथेलियम होता है ना, ब्लड का जो कैपिलरी जो होता है अपना, ब्लड जाता है आर्टरी, आर्टरी से आर्टरी, वो लास्ट में क्या बन जाता है, कैपिलरी बनता है। तो कैपिलरी का जो वाल होता है ना, एक सिंगल सेल का मोटा जैसे बना होता है, एक सेल ऊपर एक सेल नीचे ऐसा,
है ना, बस सिंगल सेल के जैसा। वहां भी यहाँ भी गोल्ड में क्या करना है, सिंगल एटम का पतला लेयर ऐसा बन जाए उस टाइप का करना है। समझ में आ रहा। इन्होंने क्या किया, गोल्ड का फॉइल लिया। गोल्ड का फॉइल बोले तो ये गोल्ड का एटम है, ये पूरा एटम जो है ऐसा ये सिंगल सिंगल एटम का लेयर बन गया। एक गोल्ड का फाइल ऐसा लिया गया था, बट एक्चुअली गोल्ड का फाइल है क्या, इसको जूम करके देखा गया तो ये सिंगल सिंगल एटम का ऐसा बना हुआ था। समझ में आ रहा। हमने क्या लिया, हमको इतना पढ़ने के लिए हमको एक एटम को मैं बात करूंगा मैं यहाँ पे। एक्चुअली क्या हुआ, पहले गोल्ड का फाइल लिया गया था, इसको जूम करके देखा गया, इसको जूम करके देखा गया, यहाँ पे क्या था, सिंगल सिंगल एटम को देखा गया था। हम मैं फिर से इसको क्या कर रहा हूँ, इस एक एटम को क्या कर रहा हूँ, इसको फर्दर जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। समझ में आ रहा है क्या, एक एटम हमने इसको ले लिया जूम करके। क्लियर है, हमने एक एटम को बस जूम करके लिया है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया सोर्स ऑफ क्या, सोर्स ऑफ क्या ले लिया बच्चे, अल्फा रे। ये क्या है आपका SOUR, सोर्स ऑफ अल्फा रे। इरेडियम ले लो, पोलोनियम ले लो भैया, जो लेना वो ले लो, है ना। अल्फा रे वहां से निकलेगा। अब अल्फा रे मान लो निकल रहा है ऐसे। अच्छा एक चीज और मैं बात कर लूँ, इसको क्या करो ना, बंद कर दो। किसमें बंद कर दो भाई साहब, किसे बंद कर दो, फ्लोरोसेंट लगा दो। किनारे किनारे क्या लगा है, सब में फ्लोरोसेंस लगा हुआ है। आपको नहीं दिखेगा ना अल्फा रे जो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो जाएगा आपको दिखेगा थोड़ी ना। वो दिखने के लिए कहाँ पे टकरा रहा है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे फ्लोरोसेंट लगा दिया। समझ में आ रहा। अब देखो क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे क्या होता है, गोल्ड का फॉइल लिया हमने, गोल्ड का एटम है। एक्चुअली क्या हुआ, हमने यहाँ दो तीन चीज देखा। ऑब्जर्वेशन, जब एक्सपेरिमेंट करते हो क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो। तीन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हुआ। तीन ऑब्जर्वेशन क्या किया था, इन्होंने देखा कि हमारा मैक्सिमम अल्फा रे, यहाँ जो निकल रहा था ना अल्फा रे, ठीक है, मैक्सिमम अल्फा रे जो था सीधा पास हो जा रहा था। मैक्सिमम अल्फा रे जो था सीधे क्या हो जा रहा था, पास। ऐसे अल्फा रे आ रहा था सीधे स्ट्रेट में पार हो जा रहा था। ऐसे अल्फा रे आ रहा था सीधे स्ट्रेट लाइन में पास हो जा रहा था। समझ में आ रहा। पहला ऑब्जर्वेशन होगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो उसके बताने के पहले मैं यहाँ बता दूं, कि यहाँ रख लो आप क्या, न्यूक्लियस, जिसमें क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा और साथ में न्यूट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मैक्सिमम अल्फा रे, है ना, गोज स्ट्रेट, पासिंग द स्ट्रेट विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, बिना मुड़े, डिफ्लेक्शन कुछ हुए, बिना स्ट्रेट लाइन में चले गए। मैक्सिमम रे पास हो गए। कुछ रे, सम रे आर डिफ्लेक्टेड विथ स्मॉल एंगल, टकराया ऐसे, एक कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। जाना था इसको किधर, इधर, लेकिन मुड़ कैसे गया, उधर की स्मॉल थीटा, ये एंगल को मैंने बोल दिया थीटा, स्मॉल एंगल पे क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट हो गया। इसको जाना था भाई साहब ऐसे, रे निकला यहाँ से ऐसे जाना था, बट ये क्या हुआ, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। इसको ऐसे क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट हो गया। इसको जाना था इधर, लेकिन क्या हुआ, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया स्मॉल एंगल से। समझ में आ रहा है क्या। तो इस स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाने को, एक सब का सब रे नहीं हुआ, कुछ स्मॉल अमाउंट में रे डिफ्लेक्ट हुआ। 20,000 में से, 20,000 आपके बुक में कितना, 12,000 लिखा है ना, 12,000, 12 आपको एनसीईआरटी बुक में लिखा है, उसको मानो। तो एनसीईआरटी बुक में लिखा है बच्चे यहाँ पे 12,000 अगर रे मारते हो ना आप, तो 12,000 में से एक रे ऐसा था जो गया और 180 डिग्री पे ऐसे मुड़ गया पूरा। स्मॉल एंगल नहीं, पूरा का पूरा कितना, 180 डिग्री पे क्या हुआ, मुड़ गया और ये वापिस आ गया। कितने में से, 12,000 में से एक रे ऐसा था कि वो गया और उसी रे से वापिस आ गया। समझ में आ रहा। तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन 3 था। मैक्सिमम रे पास विदाउट डिफ्लेक्शन, सम रे डिफ्लेक्शन विथ द स्मॉल एंगल, वेरी 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 फ्यू रे, ब्रैकेट में 12,000 में 1 रे जो कि बाउंस बैक, पीछे आ गया। ये 3 ऑब्जर्वेशन था इनका। अब तीनों ऑब्जर्वेशन पर उन्होंने क्या किया, कंक्लूजन दिया। मैं यहाँ थ्योरी पार्ट नहीं लिख रहा हूँ पूरा का पूरा कि ऑब्जर्वेशन क्या था। समझ में आ रहा है, ये इनका एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया आपको। अब एक्सपेरिमेंट में अगर आपकी बात करोगे आप आगे, तो मैं क्या बोला अभी बच्चे, देखो अगर मैं क्या बोला अभी, ऑब्जर्वेशन, मैं साथ साथ कंपेयर कर देता हूं इधर कंक्लूजन। तो बताइए ऑब्जर्वेशन में पहला क्या था, है ना, क्या था, मैक्सिमम रे
डिफ्लेक्टेड क्या हो जा रहा था, पास। अब पास कैसे हो पा रहा है, जब एटम क्या होगा, खाली जगह होगा। तो वहां से क्या पता चला मुझे, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या पता चला, एटम क्या चीज, कंटेन एम्प्टी स्पेस, खाली जगह था तभी ना क्या हुआ, वो पास हो गया हमारा। मैक्सिमम खाली, मैक्सिमम जगह क्या है एटम में, खाली जगह होता है। दूसरा क्या ऑब्जर्वेशन था बच्चे, दूसरा ऑब्जर्वेशन बताइए, सम रे क्या हो रहा था, डिफ्लेक्टेड विथ क्या, स्मॉल एंगल। इसका मतलब क्या पता चला बताओ जरा सा, कंक्लूजन क्या निकाला गया, कंक्लूजन नंबर सेकंड बताइए, बोलो कंक्लूजन नंबर सेकंड। हाँ, यस, पॉजिटिव चार्ज ऑक्युपाई इन एटम इन वेरी कम जगह में। पॉजिटिव चार्ज जो एटम का पॉजिटिव चार्ज जो होता है बहुत कम जगह में है ना। तो पॉजिटिव चार्ज क्या लिख दूं, हाँ, ऑक्युपाई स्पेस, ऑक्युपाई लेस स्पेस, ठीक है, इतना समझ जाओ। अच्छा ऐसा क्यों लिखा सर हमने, सोचो ये डिफ्लेक्ट क्यों हो जा रहा था। देखो अल्फा रे के बारे में क्या बताया था हमने, कितना चार्ज था इसका, +2 चार्ज तक। चार्ज कैसा है, प्लस में चार्ज है, समझ में आ रहा है, चार्ज कैसा है, प्लस में चार्ज है। अगर बेटा ये अगर निगेटिव चार्ज होता तो क्या उससे दूर जाता, क्या अट्रैक्ट हो जाता है ना। ये चूंकि दूर जा रहा है, ये टकराने के बाद दूर भाग रहा है, मतलब ये भी कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। वेरी फ्यू रे ही मेरे पास जो था डिफ्लेक्ट हो रहा था, मतलब कि बाकी जगह पॉजिटिव चार्ज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है कहाँ पे, बीच में है, वेरी कम जगह में ही पॉजिटिव चार्ज है, ताकि वहीं पे जो एटम हमारा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा आ रहा था पॉजिटिव चार्ज, वो क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। क्योंकि सेम सेम चार्ज क्या होता है, रिपेल करता है। यानी हमारा ये रे जो है रिपेल हो रहा था दूर दूर डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब है कि भाई साहब जो पॉजिटिव चार्ज है हर जगह नहीं है, एक छोटा सा जगह में वो बंद है, जिसको बाद में बोल दिया गया, न्यूक्लियस से बोल दिया गया बाद में, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही बात किया है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है बहुत कम जगह में। और बताओ जरा सा, तीसरा क्या था इनका ऑब्जर्वेशन, है ना, वन ऑफ द एवरी 12,000, है ना, क्या कर दूं, रिबाउंड, है ना, रिबाउंड हो जाए। 12,000 में से एक ऐसा पार्टिकल था जो रिबाउंड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या बताया गया बताइए, अगर कंक्लूजन की बात करेंगे तो ना ना एम्प्टी स्पेस में नहीं है, थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, एम्प्टी, वो तो हो गया ऑब्जर्वेशन में। कंक्लूजन क्या निकला उससे, बोलो बोलो, कंक्लूजन देख के बताओ जरा, क्या लिखा हूं मैं नोट्स में, कंक्लूजन नंबर 3। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, देखो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है बहुत स्मॉल साइज में है, थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा इसका मतलब, है ना। देखो हमारा वन ऑफ एवरी पार्टिकल इज रिबाउंड हो रहा था, मतलब मैक्सिमम मास कहाँ पे है, बीच में ही है। अब देखो मैंने ये एग्जांपल यहाँ बताया था आपको कि आप अगर साइकिल से जा रहे हो, सामने वाला मास, आपका मास कितना, 4 है, मास कितना था इसका, इसका मास 4 था, 4 था ना मास। अगर ये भी 4 मास हो, सेम सेम मास का हो, तुम अगर साइकिल को ठोकोगे तो क्या बाउंस बैक आ जाओगे क्या, नहीं, तुम उसको जिसका स्पीड ज्यादा वहीं आसपास गिरोगे, इधर उधर गिरोगे। बट तुम जाकर ट्रेन को ठोको जरा सा, तो तुम क्या वहीं वहीं गिरोगे, उड़ के कहाँ जाओगे, नानी घर पहुंच जाओगे भाई, बहुत दूर गिरने वाले हो आप। यानी अगर आप ज्यादा मास में आ जाकर ठोकते हो तो आप क्या होते हो, दूर फेंकाटते हो, है ना। तो भाई साहब गया तो मस्त स्पीड में था,
तुरंत घर आ गया। मतलब भाई साहब बीच में क्या है, मास ज़्यादा है। अच्छा यहाँ से एक हिंट भी मिला था न्यूट्रॉन के बारे में। भाई साहब गोल्ड का जो है ना न्यूक्लियस, उसके मास प्रोटॉन के कंपेयर में और ज़्यादा मास है। मतलब कि साहब वहाँ प्रोटॉन के अलावा भी कुछ पार्टिकल है विराजमान। तब जाके वो जेम्स चैडविक ने है ना हीलियम पार्टिकल को मारा लाइटर एलिमेंट पे, फिर पता चला अच्छा न्यूट्रॉन का डिस्कवरी ऐसे हुआ। तो न्यूट्रॉन के बारे में आइडिया मिला था यहीं से कि वहाँ पे प्रोटॉन के अलावा भी उसमें कुछ ना कुछ है। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हो, क्या चीज़ है ना, एक पॉइंट और लिख सकते हो क्या, कि न्यूक्लियस के पास जो था इसका क्या होता है, मास जो होता है बहुत बहुत ज़्यादा होता है। और बोल सकते हो कि ये न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। न्यूक्लियस जो होता है वेरी स्मॉल होता है। कंपेयर किया गया है ना, किसका डायग्राम बना रहा है हीरो, इधर पढ़ ले, थोड़ा कंसंट्रेट रहोगे तब ना याद होगा एक ही बार में। ये मैं कितने बार पढ़ा रहा हूँ आपको, कौन से टाइम्स में चल रहा है ये, तीसरी या चौथी बार चल रहा, फिर भी अभी लगभग बोला जाए तो नहीं आ रहा है ना। कुछ कुछ को आ रहा है, कुछ कुछ को नहीं आ रहा, जबकि चौथी बार पढ़ा रहा हूँ मैं, इसको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो कंसंट्रेट होकर सुनोगे तब ना समझ में आएगा डायरेक्ट एक ही बार में। तो ये मैंने यहाँ पे बात कर रहा था अभी, क्या चीज़, क्या बात कर रहा था बच्चे अभी, यस, एक कंपेयर अगर करोगे न्यूक्लियस के बारे में तो क्रिकेट का ग्राउंड जो होता है ना, क्रिकेट का ग्राउंड मान लो एटम है, तो टेनिस का बॉल जो होता है छोटा वाला बॉल है ना, वो बॉल न्यूक्लियस है। सोचो इतना बड़ा एटम है तो कितना छोटा न्यूक्लियस है। और उतने बड़े ग्राउंड में अगर उसका लिए अल्फा रे मारते रहो, सब रे क्या होने वाला, पास होने वाला है, नीचे जाने वाला है ना। कुछ रे सोचो कितना बॉल कितना छोटा सा है ग्राउंड में, उतने ही से टकराने वाला है उतना में, है ना। समझ में आ रहा? तो वही न्यूक्लियस है छोटा सा। और पूरा बॉल ग्राउंड क्या है, वो एटम है, छोटा सा बॉल क्या है, वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल जगह पे होता है, मास एक जगह कॉन्सेंट्रेट होता है, जिसका नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियस दिया गया। इनका पोस्टुलेट्स अगर बात करोगे ना, तो इनका पोस्टुलेट्स में और आ जाता है, क्या चीज़ आ जाता है, कि एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। इनका एक पॉइंट बताया गया था, एटम जो था क्या थी, न्यूट्रल के बारे में। उन्होंने पुराना वाला जो सही था उनको तो मानना पड़ेगा ना। तो पुराने मॉडल में जो सही पॉइंट था, क्या चीज़, एटम न्यूट्रल होता है। तो इन्होंने में क्या उठा लिया, एटम के न्यूट्रल के बारे में बता दिया। समझ में आ रहा है क्या, एटम के न्यूट्रल के बारे में बता दिया। तो ऑब्जर्वेशन हो गया, कंक्लूजन हो गया। अगर इनका फीचर्स की बात करेंगे बच्चे, ये क्लियर है क्या यहाँ तक? अगर मैं इनका बात करूं फीचर्स के बारे में, है ना, इनका मॉडल के फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स में 3 पॉइंट आप डाल सकते हो। 3 पॉइंट क्या डाल सकते हो बच्चे आप? जैसे अगर फर्स्ट पॉइंट देखोगे ना, तो द पॉजिटिव प्लेस न्यूक्लियस एटम नियरली ऑल द मास रिड्यूस न्यूक्लियस। यानी भैया जो मास होने वाला है, मास होने वाला है कहाँ पे होने वाला है, न्यूक्लियस में होने वाला है। और मास किस पे डिपेंड करता है भाई साहब, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? ये पहला पॉइंट हो गया इनका। अगर इनका दूसरा पॉइंट के बारे में अगर आप देखना चाहोगे, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। इलेक्ट्रॉन जो थे, है ना, रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के आसपास जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दूसरा पॉइंट का था। तीसरा पॉइंट है आ जाएगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, किसके कंपेयर में, है ना, कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। समझ में आ रहा है? एटम के कंपेयर में न्यूक्लियस के जो साइज है बहुत छोटा है। अब यहाँ पे इन्होंने फीचर्स बताया। जैसे ही इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है किसके, न्यूक्लियस के ऑर्बिट में, इन ऑर्बिट में क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो तुरंत बाकी लोग जो है बैक बेंचर लोग होंगे, वो तुरंत बोलते हैं भाई साहब ड्रॉबैक दे देते हैं। ड्रॉबैक क्या देते थे, अगर ड्रॉबैक देखोगे, है ना, तो लोग बोलना शुरू किया कि जो रिवॉल्व, ये देखो प्लस चार्ज है बीच में, तुम यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऑर्बिट में क्या हो रहा है, ऐसे घुमा रहे हो, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमा रहे हो। तो धीरे, अब जैसे जैसे अगर कोई चीज़ अगर घूमता है गोल गोल बच्चे, तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलर अपना एनर्जी क्या करेगा,
लूज करेगा, है ना, एक्सेलरेशन की वजह से अपना एनर्जी लूज करेगा। अगर एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये अट्रैक्ट टू द न्यूक्लियस हो जाएगा, और फाइनली आगे क्या हो जाने वाला है, फॉल होने वाला, किसमें, न्यूक्लियस में टकरा जाने वाला है। तो यहाँ पे लोग यही बोला कि भाई साहब किसको जो गोल गोल घुमा रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी लूज करने वाला है। अब एनर्जी लूज करेगा तो क्या हो जाएगा ये, है ना, फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा, है ना, इनस्टेबिलिटी। ऑफ एटम, एटम स्टेबल नहीं है भाई साहब, ये इनका ड्रॉबैक था। लोग बोला कि भैया एटम रहा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फिर आपका इलेक्ट्रॉन जो है गोल गोल घूमते 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 टकरा गया, एटम खत्म हो गया, तो एटम तो रहा ही नहीं। अभी एटम देख के जा रहे थे, घर घर से आने के बाद देख रहे एटम गायब हो गया। ऐसा होता है, नहीं होता है। इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसको, इसको सपोर्ट करने आते हैं कौन सा, बोर भाई साहब, है ना, यही इनका ड्रॉबैक था। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में इन्होंने नहीं बता पाया। इसको सपोर्ट करने आते हैं कौन सा, बोहर्स, उनका आता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है, उन्होंने बोलता है कि हम तुम्हारा बात ही नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे कि हमारे पास एक अलग अलग एनर्जी लेवल होगा, जिसका नाम दिया गया था ऑर्बिट, या उसको बोला गया था सेल। एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होगा मेरे पास। हाँ, ये बात मानता हूं कि हमारे पास प्लस जो है, यानी प्रोटॉन जो है, और न्यूट्रॉन जो है कहाँ रहने वाला है, सेंटर में रहने वाला है, जिसका नाम है न्यूक्लियस देंगे। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस पे, यहाँ पे अलग अलग एनर्जी लेवल फिक्स्ड किया हुआ है यहाँ पे, कि हमारा यहीं पे इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बीच में कहीं नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन हमारा जो रहेगा यहाँ पे बीच में नहीं रहने वाला, इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ रहेगा, या इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन वहां रहेगा। क्लियर है क्या? तो ये एनर्जी लेवल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, बोला जाए तो ए फिक्स्ड एनर्जी लेवल था। या इनको बोल दो क्या, ऑर्बिट बोल दो, या इनको क्या बोल दो, सेल बोल दो। अभी फर्स्ट वाले सेल का नाम बोल दिया गया था के, बाद वाले को एल, बाद वाले को एम, आगे वाले को एन। अब के ही क्यों बोला सर, ए बी सी डी क्यों, अरे उनका मर्जी है ना, के से शुरू, के से हो सकता है उनकी वाइफ का नाम हो, तो के नाम शुरू में दे दिया, फिर आगे वाला क्या नाम दिया, एल दे दिया। अब उनकी मर्जी, कोई भी नाम दे सकते हो, बट उनका नाम यही था के एल एम एन। के किसको बोलते हैं, एन बराबर 1 को। एन मतलब क्या, ऑर्बिट नंबर 1। तो अगर एन जो है अपने पास 1 रहेगा तो के बोलेंगे, एन बराबर 2 रहेगा तो एल बोलेंगे, एन बराबर 3 ऑर्बिट को वो क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे, एन बराबर 4 को क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। इन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने ये भी चीज बोला कि हमें के में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, उन्होंने बता दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक फॉर्मूला दे दिया उन्होंने, क्या चीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज इक्वल टू क्या, 2n स्क्वायर। फॉर्मूला दे दिया बच्चे, 2n, n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर के सेल के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, के सेल के बारे में बात करेंगे, तो के बराबर n बराबर 1 है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एल एम एन निकालो जरा सा फटाफट। एल में 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 टू जा 4 टू जा 8। भाई तुम्हारा केवी में एग्जाम में आया था ना अभी क्वेश्चन, एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुमसे बोल रहे हैं बालक अर्जुन, अरे तुम्हारे स्कूल में अभी आया था पेपर में, एक क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो गलत किए थे। हाँ, तो ऐसे करना है, समझ में आ रहा है, 2n स्क्वायर के फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना है। m में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 जा 18। इसमें 2 इंटू 4 का स्क्वायर, चल जिससे पूछेंगे वो बताएंगे बालक। अब बताओ, वेरी गुड, 32 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मुझे इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, कौन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। इन्होंने बोला कि हम इलेक्ट्रॉन तो घुमाएंगे ऑर्बिट में, लेकिन तुम जो बोल रहे हो कि हमारा एनर्जी लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते लूज नहीं करेगा, हमारा फिक्स्ड ऑर्बिट है। मतलब कि अगर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, बच्चे ध्यान देना, जो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस सेल में है, वो इसी सेल में रहेगा, न तो एनर्जी गेन करेगा, ना तो एनर्जी लूज करेगा। अगर एनर्जी लूज करता है तो उतना उसको लूज करना पड़ेगा जितना इसमें गैप का एनर्जी का डिफरेंस जो होगा।
जैसे मान लो आप ये पहला क्लास है, दूसरा क्लास है, तीसरा क्लास है, चौथा क्लास है, ऐसा। आप अभी कुछ क्लास 9th क्लास में हो, तो मान लेते 9th क्लास में हो तुम। अगर तुम एनर्जी लूज करके कहाँ पे जाओगे? 8.5वां क्लास में कोई क्लास होता है क्या ऐसा? स्कूल में या तो 8 क्लास है या तो 10 क्लास है, तुम 9th में हुई, तो या तो तुमको कहाँ बैठाया जाएगा? 8 में, या तो बैठाया जाएगा 10 में। अगर तुम 10th के लेवल लायक पढ़ लिए तो तुम कहाँ जाओगे? 10th में। अगर तुम और भकलोल निकल के 8वीं के लायक हो तो कहाँ जाओगे? 8 में जाओगे। बीच में नहीं रहोगे, ऐसे बरामदा में नहीं रहने वाले हो तुम। या तो 8 में बैठोगे या तो 10, या तो तुम 9th में ही रहो पूरे साल। समझ में आ रहा है? ये चीज होता है यहाँ पे। इन्होंने बोला कि हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी ना तो गेन करेगा ना तो लूज करेगा। अगर गेन करेगा तो उतना गेन करेगा जितना इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो अगर गेन करेगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा। अगर लूज करेगा तो कहाँ जाएगा? पीछे वाले इलेक्ट्रॉन में आएगा, बट फॉल नहीं करेगा इससे। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर नीचे आ रहा है या तो ऊपर जा रहा है। एक चीज और ध्यान देना कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन करता है तो कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। अब मेरे पास एनर्जी ज्यादा है तो बताओ स्टेबल ज्यादा है या स्टेबल कम है? स्टेबल कम हो गया। लो एनर्जी में स्टेबल ज्यादा होता है। आपको मैंने अभी दे दिया 50,000 रुपया। अरे क्या करेंगे पैसा? चलो हम पार्टी करते हैं, घूमने जाओगे। तो स्टेबल क्या हो गया? कम हो गया ना। स्टेबल घर में हो नहीं हो, बाहर निकल घूमने लगे। 1 लाख रुपया दे दिया मैंने और दूर चले गए घूमने। अरे सर आएंगे बाद में, अब मेरे को घूमने दो। 1 करोड़ रुपया दे दिया, तब तुम्हारा तो पूरा भाई पूरा विश्व घूम के आओगे तुम। तो जैसे जैसे तुम्हारे पास एनर्जी बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे तुम घर से दूर, अब पूरा पैसा खत्म हो जाएगा तो वापिस घर आओगे। तो जीरो एनर्जी में स्टेबल हो गए तुम। जैसे जैसे एनर्जी मिलेगा वैसे वैसे तुम अनस्टेबल होते जाओगे। तो हर एटम चाहता है क्या होना? स्टेबल होना चाहते हैं। यानी एनर्जी लेना नहीं चाहता अपने, जहां पे है वहीं रहना चाहता है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, जैसे मान लो ये मैंने यहाँ बोल दिया है इसका एनर्जी 50 किलो जूल है। यहाँ पे जाने के लिए 150 किलो जूल चाहिए, यहाँ पे आने के लिए कितना चाहिए? 25 किलो जूल चाहिए। ये मैंने एनर्जी डिफरेंस दे दिया। अभी 50 किलो जूल है, क्या ये 25 से एक्सेप्ट करेगा? ए पीछे वाली का बताओ, क्या ये 50 से अभी 25 एक्सेप्ट करेगा? करेगा ना? इतना लगाएंगे ना तुमको बाल, कहाँ ध्यान है? एक्सेप्ट कितना करेगा आप बताओ जी? करेगा एक्सेप्ट कितना करेगा? क्या दिमाग है? 150 इसके पास है अभी, इसको एक्सेप्ट करना है। कितना एक्सेप्ट करेगा आप बताइए? पचास से इसको एनर्जी एक्सेप्ट करना है, एनर्जी गेन करना है। तो कितना एनर्जी गेन करेगा? 100 करेगा। समझ में आया क्या? 100 क्यों करेगा? क्योंकि यहां जाने के लिए कितना चाहिए भालक? यहां से यहाँ कितना लोगे कि 150 हो जाएगा? 100 और लोगे तब ना 150 बनेगा। 50 तो मेरे पास है ही है। तो कितना एनर्जी गेन करेगा? 100 ना। तो 100 से कम या 100 से ज्यादा? अच्छा इसको चलो मैं दूसरा क्वेश्चन, मतलब 50 है इसके पास, इसको नीचे आना है, कितना एनर्जी लूज करेगा आप बताओ हीरो? 25 लूज करेगा। समझ में आ रहा? 20 लूज नहीं करेगा, 10 लूज नहीं करेगा, 5 लूज नहीं करेगा। कितना लूज करेगा? 25 लूज करेगा। क्योंकि 25 लूज करेगा तभी जाके यहाँ बैठेगा। तो कितना एनर्जी गेन करेगा कितना लूज करेगा डिपेंड करता है कितना डिफरेंस है उसके बीच में। आप क्लास जब 11th में जाओगे ना तो आपको हर चीज सिखाया जाएगा। ये एनर्जी निकालना, यहाँ पे एनर्जी कितना होता है, यहाँ पे एनर्जी कितना होता है, यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे कितना होता है, हर चीज सिखाया जाएगा। अलग अलग एटम का हर चीज सीखोगे आप। क्लास कब? 11th में। हर चीज का फॉर्मूला दिया गया, बहुत आसान आसान चीजें है ना। बोहर मॉडल में ही आता है सब चीजें, कैलकुलेशन वगैरह। अभी बस इतना जानना था आपके बारे में, बोहर के बारे में। बोहर ने बोला भैया साहब एटम हमारा न्यूट्रल है, पहली चीज, यानी जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने बोला कि हमारा मास जो होता है कहाँ पे रहेगा? सेंटर पे रहेगा। यानी कि मास यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहने वाले हैं? सेंटर पे। इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहेगा। और ऑर्बिट का नाम क्या दे दिया गया था? KLMN दे दिया गया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला दे दिया गया था। और उन्होंने बोला कि हमारा इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करेगा एनर्जी ना तो लूज करेगा। अगर गेन करेगा तो उतना गेन करेगा जितना आगे वाले सेल में जाने के लिए चाहिए, और लूज करेगा तो उतना लूज करेगा जितना पीछे वाले सेल में आने के लिए चाहिए। समझ में आया? तो दिस इज द बोहर एटॉमिक मॉडल।